स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अजय सर है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स, 10वीं क्लास का मैथ्स। तो मैथ्स में गणित में जो हमारा पहला चैप्टर है 10th में वो है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में अगर हम पहले एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ और एचसीएफ हमें उस तरीके से नहीं निकालना है जैसे कि हम पहले निकालते हैं, जो कि हमारा गुणनखंड द्वितीय होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जिसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है इक्लूड विभाजन प्रमेयिका या इक्लूड विभाजन मेथड से या फिर इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो क्या है इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम वो हम देखेंगे। देखिए, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम देखने से पहले अगर एक सिंपल सा एक हम बात समझें, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या हम उसको किसी भी नंबर से विभाजन करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास में कोई भी संख्या है 15 है, ठीक है, तो इसको आप 15 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आंसर आएगा, 14 1 रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, शेष आपका 1 आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो 15 है इसको लिखा जा सकता है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 7 + 1, तो रिमाइंडर जो है, जो शेष है वो इस तरीके से ऐड होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये चीज हमने लिखी हुई है इसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे अगर इसको हम समझे, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज कीजिए आप a को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर b से। ठीक है, आप a को विभाजित कर रहे हैं b से। ठीक है, तो आपका कुछ आंसर आ रहा है q और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a = ये दोनों नंबर आपस में गुणा होते हैं। ठीक है, ये विभाजक होता है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे bq और प्लस रिमाइंडर प्लस शेष। तो इस रूप में लिखा जा सकता है अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इक्लूड डिवीजन, देखिए नाम में डिवीजन है या विभाजन है, तो हमको विभाजन करके ही एचसीएफ निकालना होगा। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो भी ये संख्या आपको 2 संख्याएं दी है, तो 2 संख्या में आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप ये देख सकते हो कि 225 जो है वो 135 से बड़ा है, ग्रेटर है। 225 इज ग्रेटर देन 135। जो नंबर बड़ा है उसको हमें डिवाइड करना है, जो कि आपका 225 135 से बड़ा है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 पे कैंसिल होगा, 135 और रिमाइंडर आपका शेष आ जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, 90 आपका शेष आ गया। अब इस चीज को जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ, इस रूप में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, 225 = 135 टाइम्स 1 + 90, ऐसे लिखना जा सकता है। ठीक है, 225 = 135 × 1 + 90। ठीक है, तो आपने इस रूप में इस फॉर्म में से लिख दिया, 225 = 135 × 1 + 90। तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे ये हमारा इक्लूड डिवीजन फॉर्म में हमने लिखा है, इसको इक्लूड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हमने इसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर रिमाइंडर तो 90 आया नहीं, इसको हमें डिवाइड को आगे भी करना है, इस विभाजन को हमें आगे भी करना है। और आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे लिखेंगे 135। ये अच्छा, ये जो आपका आखिरी बार जो डिवाइड हो रहा था, जिसको विभाजक बोलते हैं, जो डिवाइजर था, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिल जाएगा 90, फिर से 90 पे 1 से डिवाइड होगा, यहाँ 90 आ जाएगा और शेष आ गया 45। तो अब ये आपको इसको ध्यान देखना है, इसको ध्यान देना है इस चीज को कि ये भी आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर से आप इसको इक्लूड डिवीजन के रूप में लिख सकते हो, इक्लूड विभाजन के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब कैसे लिखा जाएगा, दूसरी बार इस रूप में लिखा जाएगा कि 135 135 = 90 × 1 और प्लस रिमाइंडर है 45। रिमाइंडर आपका जो शेष है वो 45 है। इसके बाद हमें आगे फिर से डिवाइड करना है इसे, मतलब हमें डिवाइड तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है, जो हमारा शेष है, वो 0 ना आ जाए। तो 0 तो आ नहीं रहा है, यहाँ 90 था, यहाँ 45 आ रहा है। अब फिर से ये डिवाइजर यहाँ आगे आ जाएगा, अब 45 × 2 = 90, यहाँ पे कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम रुक जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आप इसको फिर से लिख सकते हो इक्लूड के फॉर्म में, और वो लिखने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे 90 = 45 × 2 + 0। ठीक है, तो आखिरी बार जो आपका डिवाइजर है, जैसे 45, ये आपका आखिरी बार विभाजक है,
ये जो डिवाइजर है आपका, ये जो विभाजक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप बोलोगे HCF। तो जो आपका HCF है वो 45 है, तो आंसर आएगा 45। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो हमें इसी मेथड से करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो जो आपका सेकंड पार्ट है वहां पे आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 196 और 38220। ठीक है, तो ये आपके पास दो नंबर है और इन दो संख्याओं का भी आपको HCF निकालना है, आपको HCF फाइंड करना है और वो आपको करना है इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से, इक्विवेलेंट डिवीजन मेथड से, इक्विवेलेंट विभाजन क्रमिका विधि से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो सपोज करो आप इसको डिवाइड करते हो तो 190 ये बड़ा नंबर ये आपका है 38220 196 से बड़ा है तो 196 बाहर आएगा और जो छोटा नंबर है इसको आप अंदर लिखोगे, सॉरी बड़े नंबर को अंदर लिखोगे 38220। ठीक है, तो आपको जो है देखिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना है तो क्या होगा कि आपको इसे डायरेक्ट डिवाइड करना होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 195 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है ना, अगर आप इसको डायरेक्टली 195 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज 0 आ जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट डिवीजन मेथड के थ्रू या इक्विवेलेंट विभाजन क्रमिका के अनुसार आप कैसे लिख सकते हो कि 38220 जो बीच वाला नंबर है वो इन दोनों के गुणनफल जो कि आपका 196 इंटू 195 है प्लस रिमाइंडर। तो जो आखिरी अब यहाँ पे शेष 0 आ गया तो हम यहाँ रुक जाएंगे और जिससे हम डिवाइड कर रहे हो जो आपका विभाजक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं डिवाइजर, तो ये जो डिवाइजर है आपका यही आपका आंसर है और यही आपका HCF है। तो HCF हो जाएगा यहाँ पे हमारा 196। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 196 196 आपका HCF है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें HCF निकालना है इक्विवेलेंट डिवीजन विधि से, ये हमारे पास तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्ट है, दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नाउ वी विल सी द थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज 867 और 255 867 और 255 867 और 255। तो अगेन आपको देखना है कि बड़ा नंबर ये है 867 255 से, तो आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे जो बड़ा नंबर है 867 को छोटे नंबर से, तो अब ये 3 पे चला जाएगा। तो 3 पे जब आप इसको करोगे कैंसिल तो ये हो जाएगा 715 765। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 765। अब इसमें से आप माइनस करते हो तो 2 0 और 102 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो हमने डिवीजन किया है इसको आपको इंक्लूड के रूप में लिखना होगा, इंक्लूड डिवीजन के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिखोगे 867 इज इक्वल टू ये दोनों का गुणा होता है आपस में 255 into 3 plus 102। तो इसको आप समीकरण के रूप में भी लिख सकते हो। ये आपका एक समीकरण है, एक इक्वेशन है जो कि इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू है या इक्विवेलेंट डिवीजन क्रमिका के अनुसार है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि यहाँ आपको रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, शेष 0 नहीं आ रहा है, आप इसको फिर से डिवाइड करोगे, ये 255 आगे आ जाएगा यहाँ पे। अब ये चीज है ये इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे कैंसिल होगा तो 204 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 51 आ गया। तो अभी भी रिमाइंडर जो है हमारा जो शेष है वो 0 नहीं आ रहा, शून्य नहीं आ रहा, हमारे पास शून्य आना चाहिए। तो इसको आप फिर से लिखते हो अगर इंक्लूड के रूप में, तो आप कैसे लिख सकते हो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2, ठीक है, और प्लस में 51 प्लस में 51। इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हो, या आप इन दोनों को ऐसा भी लिख सकते हो कि आप कर क्या रहे हो कि आप इक्लूड विभाजन के रूप में लिख रहे हो। तो इक्लूड विभाजन प्रेमिका का ये रूप है, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है कि आप जो भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो इस तरह से एक समीकरण आपने बना दिया, एक इक्वेशन आपने बना दिया। ठीक है,
अब क्योंकि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पे शेष 0 नहीं आया है तो इसको हम डिवाइड आगे भी करते रहेंगे। तो उसको डिवाइड करने के लिए आप फिर से जो पीछे वाला नंबर था विभाजक था वो नीचे आ जाएगा, 102 यहाँ आ जाएगा और ये 2 पे जाएगा तो यहाँ पे अब आपके पास रिमाइंडर जो है जो शेष है वो 0 आ गया, वो 0 आ गया। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया 102 और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 51 × 2 और प्लस में 0, ये आपका समीकरण 3 है, इक्वेशन 3 है। तो आंसर क्या होगा, जो आखिरी बार में आपका डिवाइजर है, जो आखिरी बार में आपका विभाजक है, यही आपका आंसर है, यही आपका एचसीएफ है। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि इसलिए जो आपका एचसीएफ है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो आपका हो जाएगा 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सभी भाग कर लिए तीनों कि हमें इक्लूड विभाजन प्रेमिका को इस्तेमाल करके कैसे किसी भी दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, वो हमने देख लिया। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी मुझे लगता है शायद विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां q कोई भी पूर्णांक है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको बात करें तो इंग्लिश में आपको ऐसे लिख सकते हो कि शो दैट any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, where q is any positive integer। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मतलब क्या इसका मतलब है, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि मान ले a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इंग्लिश में लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हम क्या कह रहे हैं, मैंने पॉजिटिव ऑड नहीं बोला है, मैंने धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं बोला है, मैंने सिर्फ बोला है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताना है विषम, तो पर अभी हम मान रहे हैं कि हमारा a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो हमारा a है वो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरी चीज आप मान रहे हो कि जो b है, लेट b = 6। ठीक है, b को आप 6 मान लो। देखिए a क्या है, b क्या है, बिल्कुल देखिए इंक्लूड डिवीजन से हमें इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक चीज लिखी थी, अगर a कोई भी एक संख्या है उसको आप b से विभाजित कर रहे हो, b से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ q इसका यहाँ पर उत्तर आएगा। ठीक है, जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने a कोई भी एक संख्या मान ली, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, b को हमने 6 माना है यहाँ पे। ठीक है, तो b आपका क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर b 6 है तो जो आपका रिमाइंडर होगा, देखिए q के बारे में तो आप जानते हैं, जो q है वो कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, q कोई भी एक इंटीजर है और q जो होगा आपका यहाँ पे वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर भी आ सकता है। ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, और दूसरी क्योंकि ये क्या है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या है आपका कि जो r होगा, रिमाइंडर जो होता है ना, हमेशा इससे छोटा होता है, b से हमेशा छोटा होगा। जो आपका डिवाइजर है, जो विभाजक है, उससे r हमेशा छोटा होगा। मतलब r जो आपका बनेगा
या तो वो 0 से हमेशा जो है वो क्या हो सकता है, देखिए r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, इसका मतलब r क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम, ठीक है, 6 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो r हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, क्लियर है, बताइए। तो r जो है हमेशा वो b से छोटा होगा, इट मींस वो 0 1 2 3 4 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। तो b हमारा 6 है, तो r के ये पॉसिबल रिमाइंडर का ये पॉसिबल केस बनता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद आप b को 6 मान रहे हो, b को 6 मान रहे हो, अपने मर्जी से आप उसको मान रहे हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इस रूप में लिखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 6 माना b को। और r जो है हमेशा b से छोटा होता है, तो 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए r 0 है, तो अब आपको तो ये पता है कि आप इसको इक्लूड के थ्रू आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्लूड का रूप है जिसमें हम इसको लिखते हैं, वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर मान लीजिए b की जगह पे आप 6 रखोगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू हो जाएगा, और r जो है अगर आप 0 रखते हो तो 6 क्यू प्लस 0 हो गया, या फिर आप r को अगर 1 रखोगे तो 6 क्यू प्लस 1 लिखा जा सकता है, या फिर a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 लिखा जा सकता है, या a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, या फिर आपका 6 क्यू प्लस 4, या फिर a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। तो ये टोटल 6 केस बन सकते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो ये आपका a इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए चाहे आप 0 लिखो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनको देखोगे ध्यान से, इसको और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये नंबर जो है वो क्या है, इवन है, ये सम संख्या है, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 6q, ये सम है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप सम संख्या से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वो सम ही रहेगा, इवन ही है। कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपके पास 17 है, इसको आप 2 से गुणा कीजिए तो 34, ये सम संख्या है। 16 है तो भी 32, तो भी सम संख्या है। तो 17 विषम है पर वो सम से गुणा हो रही है तो भी सम आएगा। 16 इवन है, 17 विषम है, सम से गुणा होगा तो सम आ गया। इस तरह से अगर सम को भी सम से गुणा करोगे तो सम ही आएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन ही आएगा। तो इसीलिए ये देखिए ये आपका इवन है, और उसमें आप दोबारा से इवन जोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली इवन ही आएगा, वो सम है, मतलब ये सम है। तो जो बाकी आपके पास बच गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये विषम पूर्णांक हो गया। तो हमने a जो है, a को हमने बता दिया कि ये विषम पूर्णांक के लिए इस रूप में हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है a, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इंग्लिश में पॉजिटिव ऑड इंटीजर है आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, थर्ड क्वेश्चन जो है, कोई परेड हो रही है, तो परेड में आपके पास में क्वेश्चन में परेड में आपके पास में 616 सदस्य वाले, ठीक है। परेड में क्या है, एक तो 616 सदस्य हैं, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना है। सेना के टुकड़ी को बत्तीस सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। इसके पीछे मार्च करना है
ये आपका एक क्वेश्चन, एक लाइन हो गया। उसके बाद है कि दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना। तो इस लाइन को हम लिख देते हैं, दोनों समूहों को समान संख्याओं वाली स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या क्या होगी? अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर छोटा करके समझाऊं आपको, इस सपोज कीजिए कि जैसे 616 है, उसकी जगह पे आपके पास 12 सदस्य दिया है, 12 मेंबर दिया है। 12 मेंबर है आर्मी के और 4 मेंबर है दूसरे जो कि बैंड लिए हुए हैं। देखो होता है कि पेपर देखा होगा आपने, आर्मी का परेड होता है तो कुछ लोग ऐसे आर्मी का परेड करते हैं और कुछ लोग आगे होते हैं जो बैंड लेके चलते हैं, ढोलक वगैरह लेके बैंड लेके और बजाते रहते हैं। तो वैसे बैंड वाले 4 मेंबर हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बैंड वाले 32 मेंबर हैं, पर हम छोटा ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। बैंड वाले 32 मेंबर हैं और जो टोटल उसके पीछे जो आर्मी जो लोग बैंड लिए नहीं लिए हुए जो मार्च करके वो लोग हैं 616। अब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बैंड वाले 4 लोग ऐसे आगे रहेंगे, ये बैंड वाले आर्मी वाले हैं, ये बैंड वाले हैं। ठीक है, तो 4 लोग आगे हैं और उसके पीछे जो है वो बाकी लोग मार्च करेंगे। तो ऐसे कितनी पंक्तियां बन सकती हैं? तो पंक्ति का मतलब ये एक पंक्ति है। ठीक है, देखो करना इसमें HCF है, HCF से आंसर तो आ जाएगा, पर क्वेश्चन का मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ 12 लोग हैं तो 4 का यहाँ पे ऐसे लाइन बन सकता है। ठीक है, तो ये 12 हो गए, 8 नहीं 3 लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये स्तंभ हो गया, 4 स्तंभ बन गया। पर कहने का मतलब क्या था कि जरूरी थोड़ी है कि ये 4 लोग ऐसे ही खड़े होते। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे बोलते कि हम ऐसे खड़े होंगे तो 2 आर्मी वाले आगे, 2 बैंड वाले आगे, 2 बैंड वाले उसके पीछे और उसके पीछे ये सारे आर्मी वाले जो बिना बैंड वाले हैं। ठीक है, तो यहां भी 12 हो गए, इस तरीके से भी हो सकते थे। तो यहां पे 2 ही स्तंभ बन रहे हैं, 2 ही कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, और पिछले वाले केस में अगर ऐसे था, ये बैंड वाले 4 लोग हैं और इसके पीछे सिंपल आर्मी वाले लोग हैं, तो यहाँ पे 4 स्तंभ बन रहे हैं। लोग यहाँ पे भी बैंड वाले 4 हैं, हम इससे समझ रहे हैं, वो चीज हम समझेंगे अभी, जो हमारा 32 और 616 है। आर्मी बैंड वाले यहाँ पे भी 4 है, वो टोटल यहाँ पे मेंबर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे बैंड वाले यहाँ पे 2 इस तरह से खड़े हैं, 2 पंक्ति बनाकर, और इस तरह से बाकी आर्मी वाले। तो ये भी केस हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर आप ऐसे समझो, इसके अलावा सपोज करो कि बैंड वाले इस तरह से एक ही लाइन में है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक पंक्ति में भी खड़े हो सकते थे। ये भी तो ये भी है, एक तरीका है कि जो सेना है वो बैंड वाले आर्मी के पीछे इस तरीके से भी खड़ी हो सकती है। तो अब कहने का मतलब है यहाँ पे पंक्ति 1 है और यहाँ पे पंक्ति 2 है, 2 कॉलम है और यहाँ पे 4 है। तो इसी को देखिए HCF का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए आपके पास में 4 और 12 ये 2 संख्या है, तो इसका आप अगर गुणनखंड करोगे तो इसका एक तो 1 होगा। अब 4 को अगर फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड करो, तो 4 का आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और 12 का आप करोगे तो 1 आएगा आपका, और 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सार क्या है, एक तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है। ठीक है ना, इसी तरीके से एक लाइन में भी हो सकते हैं खड़े, 2 लाइन में भी खड़े हो सकते हैं और 4 लाइन में भी खड़े हो सकते हैं। तो HCF आपके पास में ये है। तो अधिकतम कितनी पंक्ति में खड़े हो सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, HCF कौन सा है, 4। तो इसीलिए आंसर ये हो जाएगा कि अधिकतम 4 पंक्ति बन सकती है। इसी तरीके से अब आपके पास 32 मेंबर होंगे, तो और 32 बैंड वाले लोग हैं यहाँ पे और 616 नीचे हैं, तो
इसमें भी करने के लिए आपको HCF निकालना है, आप HCF निकाल लीजिए, HCF से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम HCF निकालेंगे और HCF हमको इंक्लूड मेथड से ही निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने 4 और 12 का HCF लिया, तो HCF हमारे पास 4 आया। इसी तरीके से हमको 616 और 32 का LCM लेना है, तो हम डिवाइड करेंगे और हम लोग इंक्लूड डिवीजन मेथड से ही करेंगे। अब देखिए आपको पता है कि इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये 19 में जाएगा। ठीक है, 19 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9 2 18, 27 और 28 और 32 तो 608, तो 608 आ गया। आपने यहाँ लिखा 19 और रिमाइंडर आ गया 8। तो आप इसको फिर से इंक्लूड के रूप में लिखोगे। इंक्लूड का रूप क्या होता है, 616 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर 8। तो इंक्लूड डिवीजन प्रेमिका के अनुरूप आपने इसको लिख दिया। आपका रिमाइंडर शेष 0 नहीं आ रहा है। आप फिर से 32 को आप नीचे लेकर आओगे और आप 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब आपका शेष जो है रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब फिर से आप रुक तो जाओगे, अब इसको फिर से लिखोगे इंक्लूड के रूप में 8 × 4 + 0। तो जो आखिरी बार में आप डिवाइड कर रहे हो, जो आप आखिरी बार में आपका विभाजक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका HCF है 8, तो आंसर हो गया 8। 8 पंक्ति बनेगी ऐसे जिसमें सभी बैंड वाले और सेना वाले खड़े हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, HCF 8 हो जाएगा। फिर भी इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना हो कि इस 8 का मतलब क्या है, तो इसमें आपको ऐसे समझा देता हूं। देखिए 8 आपके पास बैंड वाले जो आर्मी है 32 लोग हैं, तो 8 पंक्ति का मतलब है कि जैसे एक बैंड वाला, ये दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8। 8 आर्मी वाले ऐसे होंगे, 8 इसके पीछे होंगे, ऐसे चलता रहेगा। ये आपका हो गया 8 8 16 8 24 और ये 32, तो टोटल 32 बैंड वाले आर्मी हो गए। बैंड वाले आर्मी 32 हो गए। अब ये इन्होंने 8 ऐसे पंक्तियां बना ली। ठीक है, 8 ऐसे कॉलम बन गए। अब इसके नीचे दूसरे आर्मी वाले होंगे जो कि बिना बैंड वाले हैं, और वो भी जो है इस तरीके से ऐसे 8 का पंक्ति बनाकर वो उनका कितना बनेगा। नीचे ये हमारे रो होती है, मतलब इसको इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में रो बोलते हैं और कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम के बारे में पूछा होगा, तो ये पंक्ति इस तरीके से इसके बारे में पूछा होगा। तो ये इससे कितनी है हमें मतलब नहीं है, हालांकि हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो आपका जो टोटल नंबर है, जैसे 616 है, तो 616 को आप अगर 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 से 56 और 8 से 56, 77 नीचे लाइन बनेगा। पर वो क्वेश्चन हमारा उसके बारे में नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछा कि इस तरीके से कितनी पंक्तियां बनेगी, तो वो 77 बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का मतलब था। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 1.1 में टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। तो देखिए जो क्वेश्चन 4 है उसमें आपसे ये बोला गया है, इंक्लूड विभाजन प्रेमिका, इंक्लूड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम समझे तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इंक्लूड डिवीजन मेथड का आपको यूज करना है, और दूसरा इसमें बोला हुआ है कोई भी धनात्मक पूर्णांक,
मतलब इंग्लिश में उसको बोलेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और उसका वर्ग मतलब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और उसके लिए हमें क्या बताया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर करते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं, तो वो हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं, या तो हम उसको 3m के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम उसको 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो मान लीजिए कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि मान लीजिए कि a जो है, मान ले a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हम ये नहीं मान रहे हैं कि a विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है या सम धनात्मक पूर्णांक है, सिर्फ हम ये मान रहे हैं कि a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होगा, अगर a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो क्वेश्चन ये है कि आप b में तो कुछ मानोगे, क्योंकि हमारा इंक्लूड का मेथड क्या कहता है, इंक्लूड का मेथड ये कहता है कि आप a को b से डिवाइड कर रहे हो, तो q कुछ आ रहा है, रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो आप उसको ऐसे लिख रहे हो a = bq + r, इस रूप में आप लिख रहे हो, ठीक है। तो वही काम आपको यहाँ करना है, आप b को मान रहे हो यहाँ पे 3, b को आप क्या मान रहे हो, b को आपने 3 माना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 के रूप में लिखना है, इसलिए हम b मान रहे हैं 3। सेकंड क्वेश्चन हमने 6 माना था, 6 माना था, यहाँ पे हम 3 मान रहे हैं, b हमारा 3 हो गया। अब आपको पता है कि जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, q देखिए 0 से बड़ा है, r हमेशा b से छोटा होता है, 0 के बराबर हो सकता है, रिमाइंडर से 0 भी आ सकता है, b से हमेशा छोटा आएगा, 0 1। अब इसके अनुरूप आपका जो इंक्लूड का रूप होगा वो क्या होगा, b q होता है तो b की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 0 हो सकता है, या फिर 3q + 1 हो सकता है, या फिर 3q + 2 हो सकता है। तो ये 3 समीकरण बन सकते हैं। अब आप क्या करते हो, अगर आप इस पहले वाले समीकरण को देखो, 0 तो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। अगर आप पहले वाले समीकरण को देखते हो, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो अब समीकरण 1 को आप क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो दोनों तरफ में, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बन जाएगा a² और लेफ्ट राइट साइड में भी स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9q², 3 का स्क्वायर 9, q का q²। तो देखिए क्या है आपके पास में, इसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे, तो आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 9q² और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3। अब ये जो चीज है इसको आप m मान रहे हो, m देखिए q भी कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक पूर्णांक है, तो q² भी पूर्णांक होगा, और 3 से मल्टीप्लाई हो तो भी पूर्णांक होगा। तो आप मान रहे हैं कि मान लीजिए कि 3q² = m है, m कोई भी एक पूर्णांक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कोई भी एक इंटीजर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a² = 3m, ठीक है। तो आपका ये वाला भाग हो गया, आपने जो है इसको 3m के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दो ही चीज के रूप में लिखना है, एक हमें 3m और दूसरा हमें 3m + 1 के रूप में, ठीक है। तो आपने 3m के रूप में लिख दिया, तो आपका एक पार्ट तो हो गया। अब आपको करना है 3m + 1 के रूप में लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं 3m + 1 के लिए भी, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, वीडियो को रोक के। अब देखिए, अब हम समीकरण 2 की बात करें और उसको हम दोनों तरफ वर्गीकरण करेंगे, तो लेफ्ट साइड में आपका हो जाएगा 3q² a² और राइट साइड में हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा a का वर्ग, मतलब फॉर्मूला लगाओगे आप a + b के होल स्क्वायर का, तो a का वर्ग 9q², b का वर्ग 1, या फिर 2ab लगा लो, तो 2ab 2 × 3 × 1 तो 6q, और प्लस में आपका 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अब अगर ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉमन है इसमें, कुछ सार है। सार क्या है, a² = 3q कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3q + 2 + 1, ठीक है। अब देखिए, चाहे आप 3 कॉमन ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि 3q ही कॉमन लेना है हमें, क्योंकि इस रूप में लिखना है, तो हम यहाँ पे 3 ही कॉमन लेते हैं, 3q² + 2q। अब देखिए क्या करना है हमें, ये जो पूरा एक भाग है इसको फिर से हम m मान लेंगे। ये कोई ना कोई एक पूर्णांक है, कोई भी एक पूर्णांक है, वो निश्चित नहीं है, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। q एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा, उसमें q जोड़ रहे हो आप, वो भी पूर्णांक है।
तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लें, जैसे कि पिछले आपने किया था पिछले वाले भाग में, तो अब हम किसको मान रहे हैं कि 3q² + 2q को आप m के बराबर मान रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा a² = 3m + 1। तो हमने इस रूप में भी इसको लिख दिया, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि a के वर्ग को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3m + 1 के लिए। हम तीसरा भाग भी कर लेंगे, उसके लिए भी सेम आंसर आ जाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए तीसरे वाले भाग में फिर से हम वर्गीकरण करेंगे, दोनों तरफ we will do squaring on both side। तो उसके लिए आपका हो जाएगा a² और 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a² = ये आपका 9q² a² हो गया और प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12q और प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ये आपका 4 है तो 3 + 1, ठीक है। अब इसको आप ध्यान दो, अब ये जो चीज है इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लोगे। अब यहाँ पे बचे 3 कॉमन क्यों लेना है हमें, क्योंकि हमें 3m + 1 के रूप में लिखना है। तो 3q² + 4q + 1 + 1, ठीक है। तो ये वाला भाग आपने देखो इस 4 को तोड़ के लिखा है 3 + 1, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट में 1 चाहिए। अब इसको आप फिर से m मान लोगे, आप लिख लोगे ब्रैकेट में कि मान ले इसको, ये जो संख्या है या ये जो टर्म है ब्रैकेट में, इसका मान m है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो 3m + 1 के रूप में आपने इसको दोबारा से लिख दिया कि a अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग जो है वो 1 हो जाएगा, इसका वर्ग यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, आपने इसको इस रूप में लिख दिया कि 3m + 1 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m और या फिर 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं, इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ये प्रश्न आगे। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोला हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की जगह पे घन दिया हुआ है, और घन को हमें किस रूप में लिखना है, आपको इसे लिखना है कि 9m और 9m + 1 या फिर 9m + 8, इस रूप में लिखना है। 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्वायर की जगह आपको दिया हुआ है क्यूब, इक्लूड का इस्तेमाल करके या इक्लूड का प्रयोग करके हमें 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए क्या करना होगा इसमें कि वैसे ही आप a को मान लीजिए कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि a को हम मान रहे हैं कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है आपका a, ठीक है। अगर ये आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो अब यहाँ पे फिर से आप क्या कर रहे हैं, b को आप 3 मान रहे हैं, तो r आपका 0 1 2 हो सकता है, क्योंकि r जो है b से आपका छोटा होता है, b 3 है। तो इसके अनुसार आपका 3 समीकरण बनेगा, 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। अब यहाँ पे आप क्योंकि क्या करोगे, आप क्यूब करोगे, घन करोगे, तो अगर पहले वाले समीकरण का आप घन करते हैं तो a क्यूब और 3q का घन हो जाएगा आपके पास में 27q 27 की पावर q की पावर 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 × 9 9q, तो इसको आप फिर से आप m मान लोगे, आप लिखोगे ब्रैकेट में कि मान ले 9q = m, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो कि a³ = 3m। तो सॉरी यहाँ पे देखिए आप क्या करो, इसको आप 9 × 3 लिखो, क्योंकि आपको 9 चाहिए, तो इस चीज को आप m मान लो, ठीक है। आप ब्रैकेट में आप लिख लो कि मान ले 3q³ = m, तो आपने इसको क्या लिखा 9m, तो आपने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म आपका हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप देखोगे कि वो 9m + 1 के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक भाग हो गया। दूसरे पार्ट के लिए हम क्या दूसरा समीकरण को देखेंगे, 3q + 1। अब इसका दोनों तरफ हम घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो a³ हो गया, और राइट साइड में a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या होता है a³, जैसे कि a³ हो गया यहाँ पे 27q³
और होता है 3a² b। देखिए फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला ये होता है a प्लस b के होल क्यूब का a³ प्लस 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये एक फॉर्मूला होता है। कई बार आपने इसको ऐसे भी देखा होगा, इस तरीके से भी लिखा जाता है 3ab a प्लस b प्लस b³, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो देखिए अगर मैं ये वाला रूप में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करके लिख रहा हूँ, जगह स्पेस हो जाएगा a³ और इसका क्यूब होगा 27 q³ और 3ab। तो 3a क्या है आपका 3q है, b क्या है 1 है, और a प्लस b मतलब 3q प्लस 1, और a का क्यूब एक ही रहेगा, एक का क्यूब 1 का, ठीक है। तो आप इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो 27q³ और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9q, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3q प्लस 1 और प्लस में 1। अब देखिए इस वाले भाग को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी 1 तो हमें चाहिए, यहाँ पे 1 तो हमारी जरूरत है, वो हमें चाहिए। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो। 9 को अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3q³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ q, क्योंकि 9 बाहर चला गया, और 3q प्लस 1। अब ये सारा इस सारी चीज को आप m मान लोगे, ये कोई ना कोई पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है m। तो आपने क्या किया, इसको a³ बराबर 9m प्लस 1 के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस रूप में आप लिख सकते हो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि आपने पिछले वाले भाग में 9m के रूप में लिखा था, यहाँ पे आपने 9m प्लस 1 के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम लास्ट पार्ट कर लेंगे 3q प्लस 2 का, तो उसके बाद हमारा ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए कैसे होगा, समीकरण आपके पास में ये है a = 3q प्लस 2, तो आप घन करोगे लेफ्ट पे a³ हो जाएगा, राइट पे a³ मतलब 27q³ प्लस 3ab। तो 3ab का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई a और b इस बार 2 है, और 3q प्लस 2 और प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, b हमारा 2 है। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं तो 27q³ और यहाँ पर 3 दिया 9 9 3 18q और 3q प्लस 2 प्लस 8। अब देखिए आप, ये तो ब्रैकेट है हमारा, आपको 8 चाहिए लास्ट में, तो 8 यहाँ मिल गया, 2 का घन 2 का क्यूब 8 होता है। अब आप क्या करोगे, आपको 9 चाहिए, तो 9 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3q क्यूब आ गया प्लस 2q और 3q प्लस 2 और ये चीज प्लस में 8 हो गई आपके पास में, ठीक है। तो इस सारे को आप m मान लोगे। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख लो कि ये जो चीज है इसको आप m मान रहे हैं, m कोई भी पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर है, तो आपने इसको क्या किया, इस रूप से आपने लिख दिया इसको 9m प्लस 8, ठीक है। तो ये आपका इस रूप में भी लिखा गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, जो क्यूब है, वो 9m के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर 9m प्लस 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है, और 9m प्लस 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।